बेताल ने शुष्क लोक और नागलोक की कहानी जीवन और कार्तिक को विस्तार से बताई। इस कहानी में बेताल ने जीवन और माधुरी के संबंध की बात हटा दी थी, लेकिन कार्तिक समझ सकता था कि जीवन और महादेवी के मन में एक दूसरे के प्रति इस तरह की कड़वाहट क्यों है। इस कहानी को जानने के बाद कार्तिक नागमणि का महत्व बहुत अच्छी तरह समझ गया था। अब वो धीरे धीरे राहु काल का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। वो कहानी कुछ इस तरह थी। जब जीवन और माधुरी के बीच के संबंधों की बात नागलोक के राजा तक्षक को पता चली, तो उन्होंने उस पर उतना कड़ा रुख नहीं अपनाया जितना जीवन को लगा था। जीवन ने ये मान लिया था कि उसका और माधुरी का संबंध अब सही दिशा में जा रहा है और वो दोनों जल्द ही जीवन साथी बनकर एक साथ रहेंगे। लेकिन माधुरी के पिता का इरादा कुछ और ही था। माधुरी के पिता केशव अपने आप में एक जटिल इंसान थे। उन्होंने नागलोक के राजा तक्षक से अपनी दोस्ती बनाए रखी थी, लेकिन एक बात थी जिस पर वो कभी राजी नहीं हुए थे, और वो बात थी नागमणि की। बहुत पहले जब समुद्र मंथन के बाद नागमणि निकली थी, तब उसे नागमणि नहीं कहा गया था, बल्कि वो सिर्फ ब्रह्म शक्ति की मणि कही जाती थी। बाद में उसे नागों के हवाले कर दिया गया और नागमणि कहा गया। केशव का मानना था कि उस मणि पर शुष्क लोक का भी उतना ही अधिकार था, क्योंकि नागलोक और शुष्क लोक दोनों में ही माध्यमिक ऊर्जा वाले ऐसे प्राणी थे जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों को एक साथ अपने अंदर संभाल कर रख सकते थे। दरअसल जब देवताओं की बैठक हुई तो उन्होंने पहले यही सोचा था कि इस मध्यम ऊर्जा वाली शक्ति की शुष्क लोक के लोगों को भी जरूरत थी। दोनों को ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में ये इरादा बदल दिया गया था। केशव ने शुष्क लोक के विस्तार के लिए मुंडा पहाड़ के हिस्सों पर अपना अधिकार जताया था, जो बहुत से देवताओं की नजर में अनुचित था। नागमणि की रक्षा का काम नागलोक को दे दिया गया और शुष्क लोक के लोगों को दोनों ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का काम दे दिया गया। इसका मतलब था कि शुष्क लोक समय आने पर नागमणि की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, और ऐसा करने के लिए उन्हें नागलोक की इजाजत लेनी पड़ती। इस बात से केशव काफी नाराज था। जब केशव को माधुरी ने अपने और जीवन के बारे में बताया, तो केशव ने माधुरी से ये शर्त रख दी कि ऐसा करने के लिए माधुरी को ब्रह्मलोक की शक्ति का स्तर जगाना होगा। ऐसा करने पर माधुरी इस काबिल हो जाती कि वो नागमणि को भी धारण कर सकती थी। इसके पीछे केशव का इरादा कुछ और ही था। नागमणि की धारक होने के नाते केशव माधुरी को वो मणि धारण करवाना चाहते थे, जिसके बाद नागमणि की शक्ति का उपयोग दोनों ही लोगों के लोग बराबरी से कर सकते थे। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं थी। ये सारी घटना ठीक उस वक्त हो रही थी जब कलयुग का इन दोनों लोगों में प्रविष्ट होने का समय होने वाला था। उस समय भी कलयुग के आने की बात कर्ण पिशाचिनी ने केशव को बताई थी। तक्षक को भी ये बात पता थी। ये उसी वक्त की बात थी जब कर्ण पिशाचिनी तक्षक को लेकर स्वर्ण मंदिर में गई थी। वहां पिशाचिनी ने केशव के इरादों के बारे में भी तक्षक को आगाह किया था। ये सब होने के बाद जब केशव को पता चला कि माधुरी दरअसल सचमुच ब्रह्म स्तर की ऊर्जा को प्राप्त करने की साधना करने लगी है, तो केशव के मन में ये बात आई कि उसकी ऊर्जा का उपयोग करके वो खुद ही ब्रह्म स्तर तक की ऊर्जा को पा सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो वो खुद नागमणि को धारण करने का काम कर लेता। जीवन तब तक ये सारी बातें नहीं समझ पा रहा था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि अब माधुरी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए उसकी जीवन संगिनी बनकर आने वाली है, जिसमें सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। कुछ दिनों में माधुरी साधना करके ब्रह्म स्तर की ऊर्जा को पा लेती, ये उसे विश्वास था। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं था। माधुरी ने कई महीनों तक साधना करके आखिरकार अपने पिता की इच्छा के अनुसार
ब्रह्म स्तर की ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। इस बीच खुद केशव भी उसी तरह से ऊर्जा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने में लग गया। माधुरी ने तो ये काम इतनी आसानी से कर लिया था कि वो अपने आप में ही एक चमत्कार था, क्योंकि इस तरह की ऊर्जा को प्राप्त करना अभी तक कई सारे लोगों में बहुत ही कम लोगों से हो पाया था। माधुरी का समर्पण इस मामले में अद्वितीय था। उसने हालांकि ऊर्जा का स्तर असामान्य रूप से जल्दी पा लिया था, लेकिन फिर भी इतना वक्त इस सब के बीच गुजर चुका था कि कलयुग उन दोनों लोगों में आने को तैयार था। जैसे ही माधुरी ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंच पाई, उस समय ही नागलोक में ये खबर पहुंची कि कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग एक काल था और उसका आना निश्चित था। उसके आने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी जीवन के पिता तक्षक को। ये भूमिका निभाने के लिए उन्हें राजा परीक्षित की हत्या करनी थी, जो कि विधि का विधान था। ऐसा करने के बाद नागलोक में मणि को शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जाना था। कलयुग के साथ आने वाली विभिन्न ऊर्जाओं का सामना करने के लिए नागों के पास वो शक्ति हमेशा रही है, खास तौर पर इसलिए भी कि कलयुग का आगमन एक नाग के माध्यम से हुआ था। इसलिए नागों पर अन्य बुरी शक्तियों की नजर ज्यादा थी और इसलिए उन्हें नागमणि की जरूरत भी थी। लेकिन केशव विधि के विधान और इस स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखते थे। उन्हें हमेशा यही लगता था कि नागमणि का नागों के पास होना एक अन्याय है और उस शक्ति का उपयोग शुष्क लोक के लोगों के ना कर पाने से केशव के मन में हमेशा एक टीस रहा करती थी। कलयुग के आगमन के समय तक सिवाय महादेवी के और कोई उस स्तर की ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सका था। केशव अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था और तब कलयुग का आगमन दोनों लोगों में एक साथ हो गया था। इसके साथ ही बहुत सी काली ऊर्जा वाली शक्ति वाले प्राणियों ने दोनों लोगों पर हमला बोल दिया था। नागमणि की शक्ति का उपयोग करते हुए नागों ने उन शक्तियों को आसानी से रोक दिया। ये काम करने में रक्षकों की अगुवाई करते हुए नागलोक के राजा केशव के साथ जुड़कर शुष्क लोक की भी रक्षा करते रहे। लेकिन ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा और उसमें सही मौका देखकर केशव ने नागलोक के राजा को यह प्रस्ताव दिया कि महादेवी चूंकि अब नागमणि को धारण कर सकती है, तो नागमणि की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके इस युद्ध को समाप्त कर दें। ये बात तक्षक को जम गई। आखिरकार वे जीवन के पिता थे और आने वाले समय में माधुरी उनकी बहू होने वाली थी। पर दुर्भाग्य से इस समय केशव के मन में कुछ और ही चल रहा था। केशव का इरादा था कि इस बीच महादेवी के पास नागमणि आने के बाद ब्रह्म स्तर की ऊर्जा को जुटाकर वो अपनी बेटी से वो मणि ले लेंगे। उसके बाद इस युद्ध को जीतने की जिम्मेदारी लेते हुए वो मणि शुष्क लोक में ही स्थापित हो जाएगी। एक तरह से ये योजना कारगर होने ही जा रही थी। महादेवी ने नागमणि को धारण किया और युद्ध में काली ऊर्जा वाले सारे प्राणियों के बीच हाहाकार मच गया। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और इतनी प्रबल थी कि हर दिन आने वाले हजारों लाखों काली ऊर्जा वाले प्राणियों को हर दिन दोपहर होने से पहले पहले तक नष्ट करके माधुरी ने सारे युद्ध का नजारा ही बदल दिया था। इस बीच अपनी साधना को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश में केशव भी दिन रात साधना में लगा रहा। लेकिन उस सारी कोशिश के बाद भी केशव के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं आई थी। दूसरी तरफ युद्ध और भी विकराल होता जा रहा था। माधुरी ने ब्रह्म ऊर्जा की शक्ति तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये एक यौगिक शक्ति थी। अभी तक उसने अपने शरीर को उस शक्ति को संभालने के लिए इतना मजबूत नहीं बनाया था जितना जरूरी था। इसलिए बहुत लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद उसे थकावट होने लगी थी। केशव को जैसे बस इसी समय का इंतजार था। वक्त देखकर
उसने माधुरी और नागलोक के लोगों से ये झूठ बोला कि उनके पास भी ब्रह्म ऊर्जा की शक्ति आ गई है और वो नागमणि को कुछ देर के लिए धारण कर सकता था। दुर्भाग्य से केशव को नागमणि की शक्ति का सही अंदाजा नहीं था और उसे लगा था कि अपने बाकी के सारे साथियों की शक्ति साथ लेकर उनके आधार पर वो नागमणि की शक्ति को संभाल सकेगा। इसलिए उन्होंने शुष्क लोक के सारे पुरुषों को इकट्ठा किया और उनकी शक्ति को अपने आप में एकत्रित कर नागमणि को धारण कर लिया। लेकिन ऐसा करना केशव और शुष्क लोक के सभी पुरुषों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। नागमणि की शक्ति को बिना ब्रह्म ऊर्जा के धारण नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने की वजह से न सिर्फ केशव ने अपनी बल्कि शुष्क लोक के सारे पुरुषों की मृत्यु का विधान लिख दिया था। नागमणि को धारण किए अभी कुछ घंटे ही बीते थे और शुष्क लोक के पुरुष एक एक करके धराशायी होने लगे। ये देखकर नागलोक के लोगों में भी एक तरह की भगदड़ मच गई। उन्हें लगने लगा कि काली ऊर्जा वाले प्राणी नागमणि की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। इससे उनके सेना का मनोबल भी कम हो गया और नागलोक को इस वजह से बहुत सा नुकसान झेलना पड़ा। उसी बीच नागलोक के मनोबल में आने वाली कमी के चलते जीवन के पिता तक्षक भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये काफी देर बाद समझ आया कि केशव ने जो गलती की थी उसका खामियाजा भुगतने से शुष्क लोक के सारे पुरुष समाप्त हो गए थे। माधुरी उस समय ये देखकर बेहद विचलित हो गई थी और अपने पिता की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखते हुए उसने ये भी देखा कि नागलोक के लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया था। शायद अब उसे अपना जीवन नाग के साथ बिताने के लिए भी दोबारा सोचना पड़ेगा। इन सारी मानसिक व्यथाओं को झेलते हुए भी माधुरी काली ऊर्जाओं से जीतने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने पिता से लेकर मणि को धारण किया और कई महीनों तक युद्ध में काली ऊर्जाओं का सामना करती रही। नागलोक के सैनिकों ने उसका साथ तो दिया, लेकिन वो अब नागलोक के लोगों का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी। इसलिए युद्ध जीतने के बाद माधुरी ने नागमणि नागलोक के हवाले कर दी और वो स्वयं शुष्क लोक में आ गई। उस मणि के प्रभाव की वजह से अब शुष्क लोक में उच्च ऊर्जा स्तर वाली स्त्रियां ही रह सकती थीं। इसी के साथ माधुरी ने नया नाम महादेवी अपनाकर अपना सारा जीवन शुष्क लोक में एक स्त्री संप्रदाय बनाने में लगा दिया। नागलोक के लोगों को अब भी उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वे उसे केशव की बेटी होने की वजह से उस सारी घटना का दोषी समझते थे और उन्हें लगता था कि महादेवी भी अंदर ही अंदर नागमणि की शक्ति के पीछे है, जबकि महादेवी अपना जीवन अब शुष्क लोक की सेवा में समर्पित कर चुकी थी। क्या महादेवी को उसका पुराना जीवन कभी वापस मिलेगा? क्या माया और कार्तिक का प्रेम बदल सकेगा? जीवन और महादेवी के रिश्तों की उलझने जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।